मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील दत्त अपने लाडले बेटे संजय को शूटिंग दिखाने के लिए सेट पर ले आते हैं। तभी रूपा नाम का एक डकैत आ जाता है। रूपा डकैत ने संजय को अपनी गोद में ले लिया और सुनील दत्त से पूछा, अगर हम इस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं तो कितना पैसा दोगे? ये सुनकर सुनील दत्त घबरा जाते हैं। सुनील ने दिमाग से काम लिया और स्मार्टली हंसते हैं और डकैत के हाथ से अपना बच्चा ले लेते हैं। रूपा डकैत के कारण उस दिन की शूटिंग कैंसिल हो जाती है। अगले ही दिन सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय और पत्नी नरगिस को बॉम्बे वापस भेज दिया। इस तरह जाकर संजय दत्त की जान बची। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 के दिन हुआ था। संजय के पिता सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। वहीं उनकी मां नरगिस मुस्लिम परिवार से आती थी। उनका असली नाम था फातिमा राशिद। बचपन में संजय को खिलौने वाली बंदूकों से खेलने का शौक था। एक दिन संजय के हाथ अपने पिता सुनील दत्त की असली लाइसेंसी बंदूक लग जाती है, जिससे अपने ही घर की नौकरानी पर गोली चल जाती है। दिन अच्छा था कि नौकरानी सिर्फ बुरी तरह से जख्मी हुई। दत्त परिवार ने उनका इलाज करवाया और मामले को रफा दफा कर दिया। सुनील दत्त के पाली हिल वाले बंगले पर अक्सर बॉलीवुड के बहुत से लोग आते जाते रहते थे, जिनके साथ सुनील दत्त स्मोकिंग किया करते थे और इसके टुकड़े नीचे बगीचे में फेंक दिया करते थे। इन फेंकी हुई सिगरेट से ही संजय को सिगरेट की लत लग जाती है। इस समय संजय की उम्र मात्र 10 साल थी। एक दिन सुनील दत्त ने देखा कि बगीचे से धुआं आ रहा है। नीचे देखा तो वहां संजय जमीन पर लेटकर सिगरेट पी रहे थे। संजय की हरकतों को देखकर सुनील दत्त परेशान रहने लगे। इसलिए संजय का एडमिशन हिमाचल प्रदेश के सनावर में मौजूद लॉरेंस स्कूल में करा दिया जाता है, ताकि उनमें कुछ सुधार आ सके। माना जाता है कि ये सलाह किसी और ने नहीं बल्कि दत्त परिवार की करीबी रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। स्कूल के दिनों में ही संजय के लिए शराब सिगरेट रोज का हो गया। संजय स्कूल से भागकर कसौली के पास मौजूद जबली गांव जाते और वहां से देसी ठर्रा की शराब खरीद कर ले आते। संजय को हफ्ते में 2 रुपए मिलते थे, जिससे वे शराब पर खर्च कर देते थे। स्कूल में संजय को एक बिगड़ैल बच्चे के तौर पर देखा जाने लगा, टीचर्स के लिए जो एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। एक दिन एक टीचर ने संजय को इतना पीटा कि उन्हें गैंग्रीन की बीमारी हो गई और उनके माता पिता को उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साल 1977 में 18 साल की उम्र में संजय लॉरेंस स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। संजय का एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन संजय का पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था। वे अक्सर ओबरॉय होटल के नाइट क्लब, रॉक कंसर्ट्स और मूवीज देखने के लिए निकल जाते थे। कॉलेज में ही संजय ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उस समय मुंबई में ड्रग्स फैशन में थी और ज्यादातर लोगों को इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। संजय ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर गांजा पीना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वे कोकेन, हेरोइन, LSD और एसिड जैसी खतरनाक ड्रग्स भी करने लगे। हाल ये हो गया कि जितनी भी तरह की ड्रग्स इंडिया में मौजूद थी, वे सब संजय ने कर डाली। इधर नरगिस को भी अपने बेटे में ये बदलाव नजर आ रहे थे। वे पूछती कि संजय के कमरे से ये अगरबत्ती जैसी खुशबू क्यों आ रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गांजा है। संजय घंटों अपने कमरे में बंद रहते। नरगिस को उनके सामान से कोकीन, हेरोइन और गांजा मिलने लगा। संजय के आए दिन झगड़े होने लगे। वे ज्यादातर वक्त अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ बाहर रहते या घंटों केवल अपने कमरे में बंद रहते। लेकिन नरगिस ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि संजय किस हद तक ड्रग्स करने लगे हैं। वे अपने बेटे को कैसे भी करके बचाना चाहती थी। नरगिस का मानना था कि एक बार फिल्मों में आने के बाद संजय की ये सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। अब संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ की रॉकी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे खुद सुनील दत्त डायरेक्ट करने वाले थे। 1 जनवरी 1980 को महबूब स्टूडियो में रॉकी फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन संजय ने ड्रग्स करना नहीं छोड़ा। एक दिन संजय ने LSD नाम का नशा किया हुआ था। तभी सुनील दत्त ने उन्हें अपनी ऑफिस बुला लिया। संजय को लगा कि उनके पिता मोमबत्ती की तरह पिघल रहे हैं। संजय अपने पिता को बचाने के लिए उनके ही ऊपर कूद पड़ते हैं। सुनील दत्त समझ ही नहीं पाए कि उनके बेटे को क्या हो गया है। सुनील दत्त ने अपने नौकरों से कहा कि इसे लेकर जाओ, ये पागल हो गया है। आगे की कहानी को कहने से पहले मैं आपको इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के बारे में बताना चाहता हूं। यहां आप स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तीनों में इंडियन रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। कॉइनस्विच भारत का पहला और एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो ये तीनों ट्रेडिंग ऑप्शंस देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बिटकॉइन और बाकी सारे कॉइन्स में SIP शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 100 रुपीज के साथ। कॉइनस्विच में स्पेशल यह है कि यहाँ पर आप स्पॉट ट्रेडिंग में 300 से ज्यादा क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100
रुपीस से शुरू करके फ्यूचर्स में 500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स 100 टाइम्स लेवरेज के साथ, और वो भी इंडिया में सबसे कम फीस के साथ। ऑप्शंस ट्रेडिंग की फीस भी सबसे कम है। सबसे बड़ी बात, कॉइनस्विच को FIU ऑफ इंडिया से मान्यता मिली हुई है। कॉइनस्विच पर 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का ट्रस्ट है। कॉइनस्विच का प्रूफ ऑफ रिजर्व भी है। यहाँ यूजर्स की क्रिप्टो होल्डिंग 2609 करोड़ रुपए है, तो कॉइनस्विच की क्रिप्टो होल्डिंग 3045 करोड़ रुपए है, जो कॉइनस्विच ऐप की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आज ही कॉइनस्विच को चेक करें, जो है ISO सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान ही संजय का अपनी को स्टार टीना मुनीम से अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन नरगिस इससे खुश नहीं थी। इन्हीं दिनों एक दिन पता चला कि नरगिस को पैंक्रियाटिक कैंसर है। नरगिस को तुरंत ही न्यूयॉर्क के एक कैंसर सेंटर ले जाया जाता है। एक ऑपरेशन के बाद नरगिस की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे कोमा में चली जाती हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। इस मुश्किल दौर में भी संजय ड्रग्स नहीं छोड़ पाए। वे अपने जूतों में हेरोइन छिपाकर अमेरिका ले जाते हैं। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ, नरगिस कोमा से बाहर आ गई। होश में आते ही उन्होंने पूछा, संजू कहाँ है? संजय को तुरंत बुलाया गया। माँ को होश में देखकर संजय फूट फूट कर रोए। नरगिस भारत वापस आने और अपने बेटी की फिल्म रॉकी देखने के लिए बेताब थी। मार्च 1981 में नरगिस मुंबई वापस लौट आती हैं, लेकिन मुंबई आकर भी नरगिस की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नरगिस की इच्छा के अनुसार रॉकी फिल्म की रिलीज डेट 8 मई 1981 तय की गई थी, लेकिन 3 मई 1981 के दिन ही, यानी रॉकी फिल्म रिलीज होने से मात्र 5 दिन पहले ही नरगिस की मौत हो जाती है। नरगिस की मौत का संजय को इतना बड़ा सदमा लगा कि वे रोए तक नहीं। नरगिस की अंतिम इच्छा के मुताबिक 8 मई को ही रॉकी फिल्म का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर वाले दिन दत्त परिवार नरगिस की कब्र पर गया और सिनेमा हॉल में नरगिस की सीट यानी कि E15 खाली रखी गई। संजय और सुनील दत्त पूरी फिल्म के दौरान उस खाली सीट को देखते रहे। फिल्म खत्म होने पर हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन संजय उदास थे। जिसकी तारीफ उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वो माँ फिल्म देखने से कुछ दिन पहले ही हमेशा के लिए जा चुकी थी। माँ की मौत के बाद संजय ड्रग्स में और ज्यादा डूब जाते हैं। पिता सुनील दत्त भी अब गहरे सदमे में थे। इधर रॉकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। संजय की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी संजय का सहारा बने कुमार गौरव और टीना मुनीम। कुमार गौरव उस समय संजय की बहन नम्रता दत्त को डेट कर रहे थे। साल 1982 और 83 में संजय की 2 फिल्में आईं, एक विधाता और दूसरी मैं आवारा हूँ। ये दोनों ही फिल्में हिट रहती हैं। विधाता साल 1982 की सबसे बड़ी हिट बनी, लेकिन संजय के सेट पर नशे में होने और बेहोश होने की खबरें अब आम थी। संजय से अब प्रोड्यूसर्स भी परेशान रहने लगे थे। ये इतना ज्यादा हो गया था कि खुद सुनील दत्त ने ही अपनी तरफ से प्रोड्यूसर्स को अपने बेटे की हालत के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इससे दोनों बाप बेटे के रिश्ते में तनाव आ जाता है। सुनील दत्त ने संजय के इलाज की कोशिशें शुरू कर दी। मुंबई की एक क्लिनिक में संजय को इलेक्ट्रोड थेरेपी दी जाती है, जो दर्दनाक थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा संजय पर नहीं हुआ। संजय का ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ भी संजय को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। एक दिन संजय को अपनी बहन प्रिया की जगह गोरखा नजर आने लगी। वे ए गोरखा कहकर उन्हें बुलाने लगे। प्रिया को डर लगने लगा। वे कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए गोरखा होने का नाटक करने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, जी साहब बोलो, क्या करने का है साहब? संजय ने जवाब दिया, मेरे लिए चरस लेकर आओ। प्रिया ने कहा, चरस नहीं है मेरे पास, बीड़ी है। बीड़ी मांगता है क्या? साल 1982 में सुनील दत्त संजय को टीना के साथ इलाज के लिए जर्मनी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान टीना राजेश खन्ना के साथ सौतन फिल्म कर रही थी। दोनों के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इस खबर से संजय का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और टीना से उनका रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाता है। संजय को इतना गुस्सा आया कि वे एक दिन महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां पर राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे और उन्हें घूरते रहे, लेकिन इस दौरान राजेश खन्ना चुप रहे और मारपीट की नौबत नहीं आई। 22 मई 1982 की रात दिल टूटने के गम में और नशे में होने के कारण संजय ने अपने घर में अपनी एक राइफल से हवा में गोलियां चला दी। घर की खिड़कियां और कार के शीशे टूट जाते हैं। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। संजय बदहवास हालात में थे और चिल्ला रहे थे, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ। घटना की खबर मिलते ही पुलिस आ गई, लेकिन संजय अपने एक दोस्त की मदद से यहाँ से भाग निकले। अगले दिन संजय ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। संजय पर लापरवाही से हथियार इस्तेमाल करने का
केस दर्ज हो जाता है और 500 रुपए की जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। इस घटना के समय सुनील दत्त और संजय की बहनें अमेरिका में थीं। संजय ने मीडिया से कहा कि बंदूक साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई थी। एक दिन संजय हेरोइन का नशा करने के बाद लगातार 2 दिन तक सोते रहे। 2 दिन बाद संजय को होश आया। संजय ने आईने में देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई हैं। धसी हुई आंखें और बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर संजय को लगा कि वे अब मरने वाले हैं। संजय को एहसास हो चुका था कि हालात अब बिगड़ चुके हैं। अंत में संजय अपने पिता के पास गए और रोते हुए कहा, मुझे मदद चाहिए। जनवरी 1984 में सुनील दत्त संजय को अमेरिका ले जाते हैं। मियामी के एक अस्पताल में संजय का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने संजय से पूछा कि वे कौन कौन सी ड्रग्स करते हैं, तो संजय ने कहा, यार ये तो सब टिक करना पड़ेगा। संजय की हालत देखकर डॉक्टर हैरान थे कि इतनी सारी ड्रग्स लेने के बाद भी संजय जिंदा कैसे हैं। अंततः एक बार फिर अमेरिका में संजय का इलाज शुरू होता है और सुधार नजर आने लगा। 1 महीने के डिटॉक्स के बाद संजय को लगा कि वे ठीक हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें लंबे समय के लिए मिसिसिपी के एक रिहैब सेंटर भेजना चाहते थे। रिहैब सेंटर में संजय को करीब 30 अन्य मरीजों के साथ रखा गया। यहाँ उन्हें बर्तन और कपड़े धोने और खाना बनाने जैसे अपने काम खुद करने थे और धीरे धीरे रिहैब सेंटर में संजय को अच्छा लगने लग जाता है। उन्होंने दोस्त बनाए, खाना बनाना सीखा और बिना ड्रग्स के जीवन का आनंद लेने लगे। इस रिहैब सेंटर में संजय को हफ्ते में 1 बार फोन करने की इजाज़त थी। हालांकि रिहैब सेंटर में रहने के बाद भी संजय के लिए अकेलेपन और नशे की लत से लड़ना आसान नहीं था। सुनील दत्त को शक हुआ कि संजय ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। वे निराश होकर भारत लौट आते हैं। उन्होंने संजय को नरगिस की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए कुछ टेप भेजे, जिनमें नरगिस संजय को सलाह दे रही थी और अपने प्यार का इजहार कर रही थी। इस बार अपनी मृत माँ की आवाज़ सुनकर संजय फूट फूट कर रोए। ये संजय के जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने ठान लिया कि अब वे नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never ever on drugs. सितंबर 1984 में संजय मुंबई लौट आते हैं। लौटते ही संजय का ड्रग डीलर उनसे मिलने आया और नए माल का ऑफर देने लगा। ये संजय के लिए डिसाइडिंग मोमेंट था, ड्रग्स लेनी है या उसे भगाना है। इस बार संजय की इच्छा शक्ति जीत गई। संजय ने ड्रग डीलर को वहां से भगा दिया। ये वो दिन था जब पहली बार संजय को लगा कि उन्होंने नशे के खिलाफ पहली जंग जीत ली है। 8 महीने तक संजय को बॉम्बे में कोई खास काम नहीं मिलता है। संजय अपना ज़्यादातर टाइम बांद्रा के सी रॉक होटल में स्क्वैश खेलकर बिताते थे। फिर एक दिन फिल्म प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा ने संजय को अपनी एक्शन फिल्म जान की बाजी ऑफर की। संजय ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। जान की बाजी के सेट पर पहले ही दिन संजय घबराए हुए थे, लेकिन शॉट पूरा होते ही यूनिट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ठीक ठाक चली, लेकिन संजय को अब एक बड़ी हिट की तलाश थी। इसी समय 4 ऐसे लोग एक साथ आए जो सक्सेस के लिए भूखे थे। डायरेक्टर महेश भट्ट, जिनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही थी। कुमार गौरव, जिनका करियर लव स्टोरी के बाद अच्छा नहीं चल रहा था। स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान, जो जावेद अख्तर से अलग होने के बाद खुद को साबित करना चाहते थे। और संजय दत्त, जो एक यादगार वापसी के इंतजार में थे। महेश भट्ट 2 सौतेले भाइयों की एक कहानी पर काम कर रहे थे। कुमार गौरव ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। सलीम खान ने स्क्रिप्ट लिखी। फिल्म में लीड रोल के लिए कुमार गौरव और संजय दत्त को लिया गया था। हालांकि कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि संजय का किरदार जो फिल्म में मर जाता है वो ज़्यादा दमदार था। लेकिन कुमार गौरव ने संजय के साथ अपनी दोस्ती निभाई और फिल्म बनाने पर अड़े रहे। इन 2 सौतेले भाइयों की इस फिल्म का नाम रखा गया नाम। इसमें कुमार गौरव ने जिम्मेदार भाई रवि का किरदार निभाया और संजय ने एक भटके हुए भाई विक्की का, जो दुबई जाकर ड्रग्स के धंधे में फंस जाता है। विक्की का किरदार काफी हद तक संजय की असल जिंदगी से मिलता जुलता था। इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज होने से पहले ही हिट हो गया, खासकर पंकज उदास की गजल चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। 12 सितंबर 1986 को नाम फिल्म रिलीज होती है और सुपरहिट साबित होती है। लोगों ने संजय दत्त में एक बेहतरीन अभिनेता और एक नया स्टार देखा। फिल्म की सफलता के बाद संजय का कॉन्फिडेंस लौट आता है। अब संजय को साबित करना था कि नाम फिल्म एक तुक्का नहीं थी। संजय की लोकप्रियता बढ़ रही थी, खासकर छोटे शहरों में। संजय की जिंदगी की ट्रेजेडीज, ड्रग्स की लत, अफेयर्स, कमबैक, बॉडी और लंबे बालों ने उन्हें एक कल्ट हीरो बना दिया। इस दौरान संजय का नाम फिलीपींस की एयर होस्टेज सा और फिर एक्ट्रेस किमी काटकर के साथ जुड़ा, लेकिन ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चले।
फिर उनकी जिंदगी में आई ऋचा शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये कि चैनल आपके लाइक, कमेंट और शेयर से आगे बढ़ता है। जब आप ये तीनों नहीं करते तो यूट्यूब हमारे चैनल को बाकी लोगों को नहीं दिखाता। अगर आप चाहते हैं कि हम इन डेप्थ वीडियोज लाते रहें तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऋचा शर्मा न्यूयॉर्क में पली बड़ी थी और देवानंद ने उन्हें हम नौजवान फिल्म में लॉन्च किया था। संजय ऋचा से साल 1985 में मिले थे और पहले ही नज़र में उन पर फिदा हो गए थे। संजय को लगा कि ऋचा बाकी लड़कियों से अलग हैं, सीधी, भरोसेमंद और पैसे के पीछे ना भागने वाली लड़की। संजय ने ऋचा से शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन उनकी शर्त थी कि ऋचा अपना एक्टिंग करियर छोड़ दें। ऋचा इस बात को मान जाती हैं। अक्टूबर 1987 में संजय और ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। इस शादी के दौरान नरगिस की एक तस्वीर भी रखी गई। सुनील दत्त बहुत खुश थे कि अब संजय की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। शुरुआत में सब ठीक था। ऋचा घर संभालती और संजय अपने काम में व्यस्त रहते। 10 अगस्त 1988 को उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद ही ऋचा को तेज सिरदर्द होने लगा। अब जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो भी कैंसर का। एक बार फिर दत्त परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऋचा को कैंसर के इलाज के लिए उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां पर नरगिस का इलाज हुआ था। ऋचा का इलाज लंबा चलने वाला था। संजय शुरुआत में उनके साथ रहे, लेकिन फिर शूटिंग के लिए मुंबई लौट आते हैं। वे बीच बीच में न्यूयॉर्क जाते रहते। उनकी बहन प्रिया न्यूयॉर्क में ही थी और ऋचा की देखभाल कर रही थी। संजय को अपनी बेटी त्रिशाला की बहुत याद आती थी। ऋचा की बीमारी के दौरान संजय का करियर ऊपर नीचे होता रहा। साल 1988 में संजय की कई फिल्में आती हैं, लेकिन फिल्म कब्जा को छोड़कर बाकी कोई फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई। साल 1989 में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे नए सितारे उभर रहे थे और संजय पिछड़ते जा रहे थे। इस साल भी उनकी सभी फिल्में एवरेज रहीं, सिवाय जेपी दत्ता की हथियार फिल्म के। इसमें संजय ने एक बार फिर जुर्म की दुनिया में फंसे युवक का किरदार निभाया। इन सब कारणों से संजय इनसिक्योर फील करने लगे। दूसरी तरफ ऋचा की बीमारी और दूरी का असर उनके रिश्ते पर पड़ रहा था। संजय फिर से शराब और पार्टियों में डूबने लगते हैं। उनका नाम अब अमृता सिंह, एकता और अनु अग्रवाल जैसी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाने लगा। इसी समय संजय के उनकी को स्टार माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर के स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स आने लगे। दोनों थानेदार, साजन, खलनायक समेत कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। साजन एक लव ट्रायंगल फिल्म थी जिसमें संजय ने एक अपाहिज कवि का किरदार निभाया था जो माधुरी दीक्षित से प्यार करता था, लेकिन अपने भाई यानी सलमान खान के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देता है। ये फिल्म सुपरहिट रही और संजय के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। संजय के लंबे बालों वाला लुक फैशन बन जाता है। आगे फिल्म साजन और महेश भट्ट की फिल्म सड़क की सक्सेस ने संजय को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। इसी बीच खबरें आने लगीं कि संजय और माधुरी शादी करने वाले हैं। इसी दौरान उन्होंने साथ में साहिबान फिल्म की। फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार के मुताबिक संजय सेट पर माधुरी के पीछे घूमते रहते और उन्हें आई लव यू कहते रहते। ये सब खबरें न्यूयॉर्क में ऋचा शर्मा तक पहुंच रही थी। अक्टूबर 1992 में ऋचा अपनी शादी बचाने के लिए अपनी बेटी त्रिशाला के साथ मुंबई वापस आ जाती हैं, लेकिन संजय ऋचा से बच रहे थे। संजय ऋचा को लेने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं गए थे। संजय का रूखा व्यवहार देखकर ऋचा केवल 15 दिन ही मुंबई में रहती हैं और वापस न्यूयॉर्क चली आती हैं। साल 1993 की शुरुआत में संजय ने तलाक की अर्जी डाल दी। इससे ऋचा बहुत नाराज होती हैं। बेटी त्रिशाला की कस्टडी को लेकर भी संजय और ऋचा में अब कड़वाहट और बढ़ जाती है और तभी मिड 1993 में ऋचा को दोबारा से कैंसर हो जाता है। इधर संजय अपनी पर्सनल लाइफ में जूझ ही रहे थे कि एक बड़ी घटना उनके जीवन में होती है। 9 अप्रैल 1993 के दिन संजय दत्त को मुंबई पुलिस ने टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया, जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है। पुलिस ने संजय दत्त के घर से एक AK-57 राइफल और गोला बारूद बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन हथियारों का संबंध मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल हुए हथियारों से है। यानी संजय दत्त को साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां से संजय की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। संजय दत्त को मुंबई हमलों के आरोप में अरेस्ट क्यों किया गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ऋचा के साथ संजय के संबंध आगे कैसे रहे, संजय के जेल के दिनों से लेकर अब तक की पूरी कहानी दूसरे और फाइनल एपिसोड में। ये संजय दत्त पर पहला एपिसोड था। इससे पहले हमने अमिताभ बच्चन और मिथुन पर डिटेल्ड वीडियोज बनाई हैं। ये एपिसोड्स नॉर्मल सिनेमा स्टोरीज से अलग हैं। इन्हें देखने पर आपको इन डेप्थ जानकारियां मिलेंगी। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉइन स्विच को भी ट्राई करना ना भूलें।